नमस्कार। द फेडरल देश में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ कोमल गौतम। आज का हमारा मुद्दा है कि क्या दिल्ली में कमजोर पड़ रही है आप। दिल्ली का मौसम ठंडा है, लेकिन चुनावी माहौल है वो काफी गर्म दिखता आ रहा है और लड़ाई 70 सीटों की है और दावेदार 3 है। आम आदमी पार्टी के सामने हैट्रिक लगाने की चुनौती है, तो वहीं बीजेपी के सामने 27 साल का सूखा खत्म करने का एक मौका है। इतना ही काफी नहीं है, वहीं कांग्रेस के पास मौका और चुनौती दोनों है। लेकिन साल 2015 में आम आदमी पार्टी ने 67 जीत कर रिकॉर्ड कायम किया था। वहीं अगर हम साल 2020 की बात करें तो आप पार्टी ने प्रचंड जनादेश मिला, लेकिन सीटों की जो संख्या हो गई थी वो हो गई थी 62। वहीं अगर हम इस साल की यानी साल 2025 की बात करें तो दिल्ली की गद्दी पर सत्ता पाने के लिए अरविंद केजरीवाल हर दिन रेवड़ियों की बारिश कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या उन्हें डर सता रहा है कि क्या ये सत्ता हाथ से फिसल जाएगी। तो इन्हीं मुद्दों पर आज हम खास परिचर्चा में बात करेंगे और दिल्ली के जनमत को समझने की कोशिश करेंगे इस चर्चा पे। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना है और मैं अपने सहयोगी अभिषेक रावत जी से ये पूछना चाहूंगी कि क्या लोगों की राय है इस इलेक्शन को लेके, क्या उनका रुख है और क्या उनका जो दिल्ली इलेक्शन 2025 को लेकर जो उनका माइंड में क्या चल रहा है कि कौन सी पार्टी किस चीज में आनी चाहिए। देखिए कोमल, अगर हम इस चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में पिछले देखिए कोमल अगर हम इस चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में पिछले 2 चुनाव के मुकाबले काफी बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। हम जब ग्राउंड पे जा रहे हैं तो इस बार लोगों के अंदर वो उत्साह नहीं है आम आदमी पार्टी को लेकर जो पिछले 2 चुनाव में दिखा था। तो इससे एक बात तो साफ हमें ये दिख रही है कि इस बार का चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए उतना आसान नहीं है जो पिछले 2 बार के मुकाबले में रहा है। लेकिन हाँ, अब भी कई लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो आम आदमी पार्टी को चाहते हैं, आम आदमी पार्टी के प्रति अब भी उनका जो विश्वास है वो कायम है। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या में काफी कमी हमें देखने को मिली है। तो इसलिए ये बात जरूर है कि इस बार आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव काफी टाइट है। लेकिन हाँ, क्या वो सत्ता से बाहर हो पाएगी इसको लेकर अभी संशय है, क्योंकि बहुत से लोग हमें ऐसे मिल रहे हैं। अगर हम झुग्गी क्लस्टर में जाएं या अनऑथराइज इलाकों में जाते हैं तो अब भी लोगों का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी ने जो काम किया है उससे हम संतुष्ट हैं, या फिर हमें केजरीवाल की बात पे अभी भरोसा है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं, ये हम कहें कि जो पिछले 2 चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट कर चुके हैं लोग बाग, उन्हीं में से कई लोग ऐसे भी हैं जो इस बार आम आदमी पार्टी के साथ जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि हमने जो विश्वास दिखाया था या जो विश्वास हमने जताया, जिन बातों को सुनकर, खास तौर पे अगर हम बात करें कि भ्रष्टाचार का एक मुद्दा था, अगर उस पे हम ध्यान दें तो इस बार खुद आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को अपने चुनावी एजेंडे में शामिल नहीं कर रही है। इस बार के अगर हम एजेंडे देखते हैं चुनाव के तो आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है। वो इसलिए क्योंकि जो कानून व्यवस्था है दिल्ली की वो केंद्र सरकार के हाथ में है और एलजी के थ्रू दिल्ली पुलिस को संभाला जाता है। तो ये एक एक्सक्यूज भी है आम आदमी पार्टी के पास कि दिल्ली की कानून व्यवस्था उनके हाथ में नहीं है और यहाँ पर जो आए दिन गोलीबारी हो जाती है, जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों को एक दहशत के माहौल में जीना पड़ रहा है। तो खुद आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में भ्रष्टाचार को एक किनारे रख दिया है। तो लोग ये सवाल करते हैं कि आखिरकार जिस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, अब वो मुद्दा आम आदमी पार्टी ने खुद भुला दिया है। तो ये काफी बड़ा एक रीजन है, जो लोग हैं वो भी अब आम आदमी पार्टी को उसी राजनीतिक दल की तरह देखते हैं जो और तमाम तो कहीं ना राजनीतिक कहीं आम आदमी पार्टी इस रेस से पीछे नजर आती हुई दिख रही है या कमजोर होती हुई दिख रही है। इस पर क्या राय है लोगों के बीच। बिल्कुल लोग लोग ये लोगों का ही कहना है जो वो ये बात बोल रहे हैं कि भाई वो अब जो आम आदमी पार्टी है उसमें और बीजेपी में या फिर कांग्रेस में या और जो राजनीतिक दल हैं उनमें कोई अंतर रह नहीं गया है। अब आम आदमी पार्टी भी उसी चुनावी दल की तरह है जो और भी चुनावी दल हैं। और एक बात और कि अगर मैं आज की ही बात करता हूं तो मैं इस समय मुस्तफाबाद विधानसभा है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, जो 2020 के दंगों में प्रभावित एक विधानसभा क्षेत्र रहा था, मैं वहां पर होके आया हूं। तो वहां पर वो मुस्लिम बहुल सीट है। तो कहीं ना कहीं जो
मुस्लिम बहुल इलाके हैं उनमें भी अब आम आदमी पार्टी के प्रति जो क्रेज था वो कम होता मुझे नजर आया है। आज एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी रही कि वहां पर कांग्रेस की तरफ से आज राहुल गांधी की एक रैली का भी आयोजन किया गया है, उसकी तैयारियां वहां चल रही हैं। शाम 5 बजे का समय निर्धारित है, लेकिन बतौर पत्रकार हमारे पास एक मैसेज आया है कि राहुल गांधी की जो तबीयत है वो खराब है, तो आज वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन ये बात वहां के कार्यकर्ताओं को शायद मालूम नहीं है, और अगर मालूम है तो वो उसे फिलहाल अभी छुपाए रखना चाहते हैं, जिससे कि जनता जो है जो वहां उस रैली में शामिल होने के लिए काफी इंतजार कर रही है, उनको कोई ठेस न लगे। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि जिस इलाके में अगर वहां के जो लोग हैं, वहां की जो जनता है वो अगर इस बात को लेकर वो चाहती है यही कि सवाल मैं अगर वरिष्ठ पत्रकार संतोष ठाकुर जी से पूछूं, तो आपको क्या लगता है कि क्या मिजाज है, क्या लोगों की राय है, क्या अभी जनता सोच रही है इलेक्शन 2025 को लेकर? 2025 की बात करें तो जैसे अभिषेक ने बताया कि पहले की तरह आम आदमी पार्टी के लिए केक वॉक नहीं है इस बारी, और चुनौती है उसके सामने चुनौती है। अगर आप भाजपा को देखें, भाजपा पूरी तरह से आक्रामक है, और चुनाव में उसने अपने जो भी बड़े दिग्गज हैं उनको विधानसभा क्षेत्रों का प्रभारी बना दिया है। विनोद तावड़े, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, इस तरह के बड़े बड़े कद्दावर नेता, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, इन लोगों को विधानसभा क्षेत्रों का प्रभारी बनाया गया। तो भाजपा इस बारी कोई स्पेस नहीं देना चाहती है आम आदमी पार्टी को, और ये केजरीवाल को भी पता है कि इस बारी इतना आसान नहीं है। लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि जिस तरह से कांग्रेस आक्रामक हो गई है, वो दिल्ली में जो दो ध्रुवीय राजनीति चल रही थी उसको त्रिकोणीय बनाने का पूरा प्रयास कांग्रेस ने किया, और इसमें मुझे लगता है कि अजय माकन ने जो पहल की है उसमें वो कामयाब भी हुए। कई इलाकों में जीते या हारे वो फ्यूचर बताएगा, लेकिन कांग्रेस ने कई सीटों पर अपनी उपस्थिति दिखाने का कार्य शुरू कर दिया है। तो वो भी आम आदमी पार्टी के हित में नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस के वोटों के आधार पर ही इतनी बड़ी पार्टी बनी है, दिल्ली में उसने कब्जा किया। तो कांग्रेस कितना अच्छा करती है ये भी देखना पड़ेगा। जी, इसी पर मैं हमारे सहयोगी ललित राय जी से ये पूछना चाहती हूँ कि उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं कि 2025 में अभी किन चीजों को लेकर लोग ज्यादा भी सोच रहे हैं, और उनकी क्या सबसे ज्यादा जो राय है जो लेके वो सोच रहे हैं, उस पे क्या कहना चाहेंगे? कोमल, देखिए 2025 का जो चुनाव है और उसके नतीजे वो काफी अहम रहने वाले हैं। उसके पीछे दो तीन वजह ये है कि पहली चीज तो कि आम आदमी पार्टी के सामने हैट्रिक लगाने की चुनौती है, वहीं बीजेपी और कांग्रेस के सामने अपने हार के सूखे को खत्म करने का एक मौका भी है। तो निश्चित तौर पर तीनों दल के सामने जो चुनौती है वो बहुत ही विकराल है, और वो किसी भी तरीके से, चाहे वो रेवड़ी के जरिए, चाहे वो आपके कुशासन को उजागर करके, चाहे कांग्रेस पार्टी अपने कामों को, अच्छाई को जनता के सामने पेश करके ये बताना चाहती है कि दिल्ली के लोगों का मुस्तकबिल जो है वो हमारे हाथों में सही है, हाथों में सुरक्षित है, और यदि हमको मौका मिलता है तो आम आदमी पार्टी का जो 10 साल का कुशासन रहा है उससे मुक्ति मिलेगी, और 2025 के बाद का जो दिल्ली होगा वो एक विकास की पटरी पे बहुत तेजी के साथ दौड़ेगा। अभी क्या है कि अगर आप देखिए आम आदमी पार्टी की पूरी नीति को देखिए, तो रेवड़ी बांटने का जो सिलसिला है वो 2015 से शुरू हुआ, 2020 में उसमें इजाफा हुआ, और ये इलेक्शन के ऐलान के पहले तो एक झड़ी लग गई। चाहे महिला सम्मान योजना हो, चाहे ऑटो ड्राइवर का इश्यू हो, चाहे संजीवनी स्कीम हो, इन सारी स्कीम्स के जरिए, इन सारी योजनाओं के जरिए जिसका ये भविष्य अभी पता नहीं है कि वो अमल में आएगी या नहीं आएगी, लेकिन एक तरीके का एक शिगुफा छोड़ दिया कि भाई अगर इस तरह की चीजों हमको मौका देते हो तो फिर कुछ जो बातें रह गई, कुछ चीजें छूट गई हैं, उसको लेकर के हम अपने 2025 में उसको आगे लेकर के बढ़ाएंगे। लेकिन जनता उस पर कितना भरोसा करेगी वो इसलिए भी काफी अहम है कि इसके लिए थोड़ा सा पैरेलल आप देखिए कि झारखंड के इलेक्शन में जो हेमंत सोरेन ने स्कीम जो लाए उससे बेहतर स्कीम लाने का वादा बीजेपी ने किया था, लेकिन बीजेपी वहां पे कुछ विशेष नहीं कर पाई। तो अभी जो केजरीवाल ने संजीवनी स्कीम के जरिए, चाहे महिला सम्मान योजना के जरिए, चाहे ऑटो ड्राइवर के जरिए
जो योजनाओं का इन्होंने ऐलान किया हुआ है, वो जमीनी स्तर पर कितना नजर आएगा, वो देखने वाली बात होगी जब 5 फरवरी को दिल्ली इलेक्शन में जाएगी। क्योंकि जब वादों की बारी आती है, पार्टी की जब वादों की बारी आती है, तो जब इलेक्शंस आते हैं तो भर भर के वादे किए जाते हैं, और जब वो पार्टी जीत जाती है तो उसके बाद वो वादे तो कहीं गायब ही होते हुए दिखाई देते हैं। कोमल, यही सबसे अच्छी बात है कि अब मतदाता काफी जागरूक हो गया है। पहले क्या जी हुआ करता था जो है कि राजनीतिक दलों ने भी एक नीति बना ली थी कि इलेक्शन जी को आने दो और उसके 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले खूब योजनाएं जो है का अंबार कर दो, बारिश कर दो जो है, और जी पब्लिक उसके झांसे में आती भी थी जो है। लेकिन जी अब क्या है कि उसमें परिवर्तन आया है। पब्लिक को अब ये बात एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गई है कि चुनाव के ऐलान के पहले जो योजनाएं कही जाती हैं, जो घोषणाएं की जाती हैं, वो सिर्फ जो है तो मैनिफेस्टो का एक हिस्सा बन के रह जाता है, उस बट पर ललित अमल जी, होना नहीं। ये वादे तो सारी पार्टी करती है, चाहे हम कांग्रेस को लेके ले लें, या हम बीजेपी को लेके बोल लें, या फिर हम आम आदमी पार्टी को लेके बोल लें। ये सभी पार्टी इलेक्शन जैसी एक्टिव हो जाता है तभी सारे वादे किए जाते हैं, तो जब वो पूरी करने की बारी आती है तो कुछ दिखाई नहीं देता। उसमें एक अहम चीज आप ये भी देख सकते हो कि इलेक्शन को जीतना केवल वादों के जरिए ही इलेक्शन को जीत जाओगे, ये बहुत प्रासंगिक नहीं होता है जो है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मतलब कि अगर कोई भी पार्टी अगर वादे करती भी है या सरकार में है और उसने कुछ अच्छे काम किए हैं और उन हम्म। काम को, उन वादों को जमीनी स्तर पर नहीं पहुंचा पाई है, उसका जी। संगठन कमजोर है, तो निश्चित हम्म। तौर पे वो पोलिंग डे, जिस दिन मतदान होगा उस दिन अगर उसके वोटर्स पोलिंग हम्म। सेंटर पर नहीं जाते हैं तो उसकी सारे वादे, दावे और काम सब धरे के धरे रह जाते हैं। अब क्या है जी। कि पब्लिक कहीं ना कहीं कंपेयर भी करती है कि भाई ठीक है, 5 साल हाँ। हमने इनको मौका दिया, 5 साल पहले उनको मौका दिया, तो देखती है कि उसमें से कौन अच्छा था, कौन बेहतर हमारे लिए किया था जो है। और उस गणित में, उस गुणा गणित में जो आगे थोड़ा बढ़ पाता है, उसकी राजनीतिक सफलता जो है वो थोड़ी आगे दूर तक चला जाता है। जी। इन सभी के बीच मैं अभिजीत से एक सवाल पूछती हूँ, ये पूछना चाहती हूँ कि चुनाव में सिर्फ 13-14 दिन बचे हैं, तो अभी क्या क्या तैयारियां चल रही हैं दिल्ली की, जो लोगों की जो राय है वो क्या बन रही है, और लोगों का जो झुकाव है वो किस पार्टी की तरफ सबसे ज्यादा आ रहा है? देखिए, अगर हम जनता की बात करें तो इस समय जनता के जहन में सिर्फ 2 ही पार्टियों का ख्याल है, वो है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस तीसरे नंबर पर जो है पहले भी रही है और इस बार भी है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कांग्रेस का थोड़ा-सा पिछले चुनाव के मुकाबले ग्राफ शायद रेज़ होता हमें दिख रहा है। लेकिन हम्म। जनता जब भी बात करती है तो वो सिर्फ इन दोनों ही पार्टियों की बात करती है, कि भाजपा की या फिर अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि कई जगहों पे हमने जब जनता से सवाल किया है कि किसकी गारंटी पे आपको ज्यादा भरोसा है, तो कोई तो डबल इंजन की सरकार की तरफ इशारा करता है और कोई कहता है कि नहीं, केजरीवाल सरकार है, पिछले 10-11 साल से दिल्ली में चल रही है और काफी वादे अपने पूरे कर चुकी है, तो हमें केजरीवाल पर भी भरोसा है। तो चुनावी गारंटी की बात तो इन दोनों ही पार्टियों के लिए की जाती है। इसके अलावा अगर हम दिल्ली में जो काम हुए हैं पिछले 5-10 सालों में, उसको लेकर भी जब जनता बात करती है तो वो आम आदमी पार्टी के लिए बात करती है या फिर मोदी सरकार की बात करती है। इन दोनों ही सरकारों की तुलना कर रही होती है। कांग्रेस अभी रेस में काफी पीछे है। इस बार देखना ये होगा कि कांग्रेस क्या रिवैम्प कर पाती है या नहीं कर पाती, क्योंकि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो वो तो काफी मजबूती के साथ मैदान में उतर रही है, और जो दिल्ली प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, उनकी तरफ से भी काफी प्रयास है। लेकिन जब बात आती है सेंट्रल लीडरशिप की, तो वो अभी हमें पिछड़ी हुई दिख रही है, क्योंकि जो मैं बात बताना चाह रहा था मुस्तफाबाद सीट की, वहां पर जी। पूरी तैयारी है, अच्छा इंतजाम किया गया है राहुल गांधी की रैली का, लेकिन अब उनके आने पर ही असमंजस खड़ा है। जो पत्रकारों के पास संदेश है वो ये है कि वो शायद रैली में शामिल नहीं होंगे, उनकी तबीयत खराब बताई जा रही है। लेकिन वहाँ की जनता और वहाँ के जो कार्यकर्ता है वो भी तैयारी में जुटे हुए हैं। उनसे मैंने जब पूछा भी तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमारे पास तो मैसेज है कि वो आ रहे हैं। तो नहीं, अगर अगर हम वो ओवरऑल नहीं तैयारियों आते हैं, की हम बात करें तो उनमें क्या क्या चीजों का सबसे ज्यादा विशेष ध्यान दिया जा रहा है, और किन बातों को सबसे ज्यादा टॉप पे रखा जा रहा है? देखिए, इस समय जनता के हित की ही बात ज्यादा की जा रही है और जनता भी जो है अपने हित की बात की जा रही है। लेकिन हाँ, कुछ एक जगहों पे जो फ्रीबीज का जो ये मुद्दा चलता है,
कुछ एक जगहों पे जी बहुत ही कम गिनती होगी उन लोगों की, लेकिन हाँ ऐसे लोग भी हमें मिले हैं जो ये इसके काफी खिलाफ हमें दिख रहे हैं, चाहे उसमें वो छोटा मोटा काम करने वाले लोग क्यों ना हो। उनका ये कहना है कि ये जो फ्रीबीज बांटी जा रही है ये निकम्मा ज्यादा बना रही है लोगों को, बजाय कि लोग अपने खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहें। तो उनका ये कहना है कि आप फ्रीबीज की जगह कुछ ऐसी रियायत दें जिससे कि हमारा काम भी हम अपना कर सके, हमारी नौकरी भी चल सके और हम टोटली डिपेंडेंट ना हो जाए सरकार पे या फिर मुफ्त की योजना पे। तो कुछ ऐसा करना चाहिए। लोगों का कहना है हमें विकास चाहिए, हमें काम चाहिए। और जी दिल्ली की सड़कों को लेकर काफी ज्यादा समस्या सामने आ रही है। पानी की एक बहुत बड़ी और एक बहुत कॉमन समस्या है जो मैं हर विधानसभा में जहाँ पे भी अभी गया हूँ, पानी का एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर कोई एक ऐसी विधानसभा मुझे नहीं मिली है जिसने बोला हो कि हाँ हम पानी की सप्लाई से संतुष्ट है। पानी बहुत बड़ा मुद्दा है और एक कॉमन प्रॉब्लम है दिल्ली की। तो इस तरीके जी की सारी जो विषय हैं वो मुझे लोगों से बात करने पर पता चल रहे हैं। कोमल जी, मैं यहाँ एक इंटरेस्टिंग जी अभिषेक जी की बात में रखूंगा फ्री वाटर पे, जी कि हाल ही में छतरपुर विधानसभा में जी हम लोग गए थे कुछ साथियों के साथ जो है, तो फिर वहां पे एक महिला मिली और कब मतलब एक पार्क में बैठी हुई थी महिलाएं, और उनसे पूछा गया भी फ्री से आपको क्या, फ्री वाटर से क्या आपको मतलब फायदा मिला। तो एक महिला ने कहा भाई फ्री वाटर का हिसाब किताब यही देख लो कि फ्री वाटर के नाम पर पानी तो मिलता नहीं है, और जी जो पानी मिलता है वो इतना गंदा पानी होता है कि पूछो नहीं। और हाँ गंदे जी पानी की वजह से ना केवल मैं मतलब वो औरत पथरी की मतलब बाइल इसमें आपका गाल ब्लैडर में स्टोन था, फिर उसकी बहू को, फिर उसके बेटे को। तो बोला कि आप देखो कि फ्री वाटर का क्या हाल है, कि फ्री जी वाटर ने हमको दिया कुछ नहीं और हमारे लाखों रुपए खर्चा करा दिए, और हम सब लोग जो पथरी का ऑपरेशन करा करके बैठे हुए हैं। तो ये फ्री वाटर की जो है हकीकत उसने बयां की। जी कोमल। जी इसी के बीच मैं शेखर से ये सवाल पूछना चाहूंगी कि राहुल गांधी तो गायब से नजर आ रहे हैं दूल्हे की तरह, जैसे जब तैयारियां शुरू होती हैं या फिर अभी तो सबसे ज्यादा, क्योंकि 13-14 दिन ही बचे हुए हैं इलेक्शन में आने के लिए, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए कोमल जी, राहुल गांधी जब पहली बार सीलमपुर में आए थे 12 जनवरी को, तो उन्होंने बीजेपी पे तो आरोप लगा ही भ्रष्टाचार और अन्य चीजों के, साथ ही आम आदमी पार्टी पर भी लगाए, क्योंकि दोनों ही पार्टियां इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं। तो उसके बाद यह कहा जा रहा है कि जो उन्होंने कड़ा रुख अपनाया आम आदमी पार्टी के खिलाफ सीलमपुर रैली में, उसके बाद कहीं ना कहीं ये बैकडोर में ये बातें हुई या इस तरह की आम आदमी पार्टी ने रिक्वेस्ट करी या किसी तरह की कोई बात कही कि आप थोड़ा सा सॉफ्ट रहिए हमारे लिए, ताकि हम दिल्ली में क्या कहते हैं चुनाव आसानी से जीत जाए। क्योंकि ये कहना मतलब गलत नहीं है, या मतलब ये एक तरह से सत्य बात है कि दोनों का ही वोट बैंक सेम है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, दलित वर्ग हो, पूर्वांचली हो या फिर मुस्लिम सीट वोट बैंक हो, दोनों का एक ही है। बस यही है कि जो आम कांग्रेस का कभी वोट बैंक हुआ करता था 2013 तक, वो शिफ्ट होके आम आदमी पार्टी का हो गया है। अगर ये दोनों पार्टियां आपस में लड़ती और कड़ा एक मुकाबला हो जाता तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका बहुत बड़ा फायदा होता और वो सत्ता में काबिज होने के पर वापस आ जाती। हाँ, तो लेकिन अब जो सीलमपुर रैली में राहुल गांधी ने कड़ा रुख अपनाया अपने सहयोग इंडिया गठबंधन के सहयोगी के लिए, तो उसके बाद से वो नदारत से दिख रहे हैं। उसके बाद चाहे आप कल की सदरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कीजिए, वहां वो नहीं आ पाए। आज भी मुस्तफाबाद में उनकी रैली थी, वो नदारत दिख रहे हैं। तो और पार्टी की तरफ से ये बयान आ रहे हैं कि वह अस्वस्थ हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं पच नहीं रही कि मतलब सीलमपुर में इतना कड़ा रुख अपनाने के बाद, और पार्टी जो आपके 10 साल से सत्ता में नहीं है, इसके बावजूद आप क्यों नहीं अपनी पार्टी के समर्थन में आ रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी एक बहुत बड़ा चेहरा है कांग्रेस के। जब पीएम मोदी, अमित शाह और जितने भी बड़े केंद्रीय मंत्री हैं, वो सारे भाजपा के समर्थन में रैलियां कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, तो क्या बात है कि राहुल गांधी ये क्यों नहीं आ रहे हैं? तो इसके पीछे कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ ना कुछ बैकडोर पे इनके दोनों ही पार्टियों के बीच कुछ बात हुई होगी।
संतोष ठाकुर जी से मैं ये सवाल पूछूंगी कि दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों पर सभी दल जो है वो क्यों है फिदा, क्योंकि वादे पे तो वादे किए जा रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी जो दिल्ली में है वो करीब करीब 22 से 27% वोटर बेस है उनका। और मूल रूप से ये वोटर बैंक जो है पहले कांग्रेस के साथ था, लेकिन ये बाद में शिफ्ट हो गया आम आदमी पार्टी की तरफ। और भाजपा ये जानती है कि अगर उसे दिल्ली में चुनाव जीतना है तो झुग्गी झोपड़ी वोट बैंक में अगर वो सेंध नहीं लगाती है तो उसके लिए जीतना मुश्किल होगा। आप उसे सिर्फ झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर मत देखिए, आप उसको जो पुनर्वास कॉलोनी है आप उसको भी जोड़ दीजिए इसमें। तो दिल्ली की करीब 36 से 42 सीटें ऐसी हैं जो झुग्गी झोपड़ी और पुनर्वास कॉलोनियों के वोटर से मिली हुई है। तो अगर ये 42 सीटें किसी पार्टी के पास चली जाती है तो वो एक तरफा उसकी जीत होती है। तो बीजेपी इसीलिए इस बार बीजेपी ने बहुत फोकस किया कि झुग्गी झोपड़ियों में वो शुरू से कार्यक्रम कर रही है, रात्रि प्रवास कर रही है, वहां रात्रि भोजन कर रही है। लेकिन ये वोट बैंक परंपरागत रूप से कांग्रेस का था, फिर आम आदमी पार्टी के पास गया और भाजपा के पास झुग्गी झोपड़ी का वोट ना के बराबर आता रहा है। इस बार की कोशिश बहुत कर रही है भाजपा, लेकिन क्या होगा ये चुनाव नतीजे बता पाएंगे कि उनकी मेहनत सफल हुई कि नहीं हुई। तो वहीं अभी दिल्ली में जनसभा को संबोधित करते हुए हाल ही में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आम आदमी पार्टी अध्यक्ष केजरीवाल पर एक जमकर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि जो दिल्ली की जो यमुना है वो एक गंदे नाले के में तब्दील हो चुकी है। वहीं अगर हम सड़कों की बात करें, उन्होंने बोला कि सड़कों की अगर हम बात करें तो सड़कों की भी हालत, दिल्ली की जो हालत है सड़कों की, वो काफी ज्यादा खराब है। अगर मैं योगी आदित्यनाथ जी का भाषण अभी देख रहा था, एक्चुअली उन्होंने इस जो किराड़ी में उनकी जनसभा भी चल रही थी उसमें पूरा उन्होंने धार्मिक रूप देने का कार्य किया। उन्होंने महाकुंभ भी बताया, उन्होंने अयोध्या में बताया, फिर उन्होंने बोला कि हमने गंगा में डुबकी लगाई पूरे कैबिनेट के साथ, क्या अरविंद केजरीवाल यमुना में डुबकी लगा सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण का प्रयास कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ को इसीलिए माना जाता है क्योंकि पिछले चुनावों में अगर आप देखें बटेंगे तो कटेंगे जैसा नारा उन्होंने ही दिया था और वो ध्रुवीकरण काफी कामयाब रहा था। तो ये देखना होगा कि दिल्ली में उनका ये प्रयास कितना सफल होता है। जी, तो वहीं अगर राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं तो वो खुलकर चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतर रहे हैं? क्यों वो एक बैक स्टेप पे या बैक स्टेज के अभी तक खड़े हुए हैं, सामने खुलकर क्यों नहीं आ पा रहे हैं वो मैदान में? मुझे ये लग रहा है कि राहुल गांधी को ये रियलाइज हो गया है, या जो सहयोगी दल है जो इंडिया गठबंधन के, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, नीतीश कुमार हो, वो शायद ये समझाने में इनको कामयाब हो गए कि आप जितना हार्ड स्टैंड लेंगे, क्योंकि आप दोनों का वोट बैंक एक है, इस वोट बैंक में अगर बंटवारा होता है तो इसका एज जो है बीजेपी को मिलेगा और बीजेपी अपनी पूरी ताकत से पहले ही चुनाव लड़ रही है। और अगर आप भी अपनी ताकत लगाते हैं तो उसका नुकसान अरविंद केजरीवाल की पार्टी को होगा। लेकिन आप उसे अरविंद केजरीवाल की पार्टी का नुकसान या फायदा मत देखिए, आप उसे ये देखिए कि दिल्ली जो केंद्र की सत्ता है, कम से कम वहां एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो सुबह शाम मोदी सरकार को तंग करने का काम कर रहा है या कर सकता है। अगर दिल्ली में भी भाजपा की सरकार आ जाती है तो केंद्र में कोई भी ऐसा आदमी नहीं रहेगा जो उनको तंग कर सकता है। तो इसलिए आपको, क्योंकि आप सीट जीत नहीं सकते, जो एक दो सीट आप जीत पा रहे हैं वहां अपना फोकस कीजिए, लेकिन पूरी दिल्ली में ऐसा काम मत कीजिए जिससे कि आम आदमी पार्टी हार जाए। तो मुझे लगता है यही वजह है कि कल वो शहजादाबाद में जो रैली थी वहां भी नहीं गए, सदर बाजार क्षेत्र में आता शहजादाबाद। आज जैसे अभिषेक बता रहे थे मुस्तफाबाद नहीं जा रहे हो, और उनके कुछ बड़े नेता होने के कारण उन्होंने रैली को रद्द कर दिया है, ऐसा उन्होंने बताया है। अब इतनी ठंड में आदमी टी शर्ट में घूमेगा तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो होगा ही। जी, तो इस पे ललित जी आपकी क्या राय है? देखिए, सियासत तो संभावनाओं का खेल है। मतलब किसको ये पता था जो है कि आम चुनाव 2024 के पहले 6 महीने 8 महीने पहले एक गठबंधन बनेगा जिसका नाम होगा इंडिया गठबंधन जी। और इंडिया गठबंधन की जो नींव जो है वो नीतीश कुमार डाल रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार की जब बात इस पे अटक गई कि कन्वीनर कौन होगा तो उससे अलग हो गए। फिर भी विपक्ष के नेताओं को ये लगने लगा था कि भाई सब मतभेदों के बावजूद एक मंच पे तो खड़ा होना ही पड़ेगा, नहीं तो नरेंद्र मोदी आना मुश्किल है। और वो एक मंच पे आए और संविधान की प्रति दिखा करके, SC ST का राग अलाप करके, आरक्षण का राग अलाप करके कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो 272 का फिगर था उसको नीचे लाने में। तो पहली बात तो ये है।
दूसरी चीज ये है कि आम आदमी पार्टी इलेक्शन में है, इसमें कोई शक नहीं कि सबसे बड़ी पार्टी वही है। प्रचंड जनादेश 2020 में मिला था। और इसके दो एस्पेक्ट हैं कि कांग्रेस जी खुद मजबूत यहाँ होने देना चाहती है या नहीं होने देना चाहती है, या कांग्रेस को ये लगता है कि भाई 2025 का चुनाव उतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, बल्कि 2029 का जो लोकसभा का चुनाव होगा वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। और यदि जी कांग्रेस टॉप लीडरशिप ये मान के चल रही है कि 2029 का चुनाव उनके लिए ज्यादा जरूरी है, तो स्वाभाविक सी बात है कि छोटी जीत को या छोटी चाह को जो है सेक्रीफाइस किया जा सकता है। किया जा लिहाजा सकता है। ये हो सकता है कि 2029 को ध्यान में रखते हुए उनको लगता है कि 2025 को जाने दो। और जैसा कि संतोष जी ने भी कहा कि कम से कम एक विपक्ष का नेता तो मतलब होना चाहिए जो मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जो है वो अपनी आवाज उठाता रहे, मतलब विपक्ष की आवाज उठाता रहे। तो कुल जी मिलाजुला के यही है। हाँ जी संतोष जी। हाँ, मैं इसमें बस एक चीज जोड़ना चाहता था कि आप दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जैसा नेता क्यों चाहिए कांग्रेस को, उसकी एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। अभी केजरीवाल ने कहा कि रावण जो है वो स्वर्ण मृग बन के आए थे। बीजेपी ने उस पर हमला किया, बोला नहीं रावण नहीं थे, वो मरीज थे। तो मरीज कौन था? अगर कांग्रेस ने ये बात कही होती तो कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। लेकिन केजरीवाल ने, यहाँ पे केजरीवाल बैकफुट पे नहीं आए। उन्होंने बोला मैंने तो ऐसे ही कहा था, मैं ये देखना चाहता था कि ये रावण को पूजने वाले लोग जो है, रावण के जो वंशज है, उनको कितना खराब लगता है। और ये रावण के सम्मान में जो है मेरे विरोध में उतर गए और ये सब रावण के वंशज है। तो ये जो हाजिर जवाबी है या राजनीतिक चतुराई है, वो सिर्फ अभी मुझे लगता है कि कांग्रेस के किसी नेता के अंदर नहीं है, वो केजरीवाल के अंदर है। और कांग्रेस इसी वजह से चाहती है कि कम से कम दिल्ली में एक आदमी हो। और जैसा कि इन्होंने बताया कि कांग्रेस को ये पता है कि वो यहाँ जीत नहीं सकते, लेकिन वो लोकसभा में अच्छा कर सकते हैं। तो 2029 उनके दिमाग में, इसीलिए 2025 में वो ज्यादा, मेरे को लगता है कि इंटरेस्ट उनका नहीं है। ललित, आपकी क्या राय है इस विषय पर? हाँ निश्चित तौर पे जैसा कि संतोष जी ने कहा कि ये बात सही है कि बड़े मकसद के लिए, अब वो बड़ा मकसद जो कांग्रेस का है, स्वाभाविक है कि अगर 2024 को बेंचमार्क माना जाए तो 99 सीट पाए हैं वो। अब वो 99 से कितना आगे बढ़ेंगे वो तो समय की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो है कि भाई बड़ी पार्टी होने के नाते थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाओ। और वो बड़ा दिल दिखाने के पीछे एक बहाना ये भी हो सकता है कि भाई ठीक है, आम आदमी पार्टी यहाँ पे मजबूत है तो थोड़ा उसको आगे बढ़ने दो, जबकि शेखर, हकीकत आप तो क्या एक। सोचते हो इस विषय पर? क्या राय है आपकी? बिल्कुल, जैसे कि गुजरात विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो उसमें ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी, क्योंकि वहां पर को भारतीय जनता पार्टी की हालत उस समय पतली थी। लेकिन वहां पर सत्ता को में आम वापसी आदमी, कैसे करेगी? जब तक वो खुल के सामने नहीं आ रही तो वो वापसी कैसे करेगी? नहीं, मैं गुजरात विधानसभा को एक उदाहरण के तौर पे ले रहा हूँ, क्योंकि वहां पर को आम आदमी पार्टी ने बहुत प्रचंड रूप से वहां पर को बड़े जोर शोर से चुनाव लड़ा, जिसका कहीं ना कहीं फायदा दोबारा से बीजेपी को और सत्ता में वापसी उन्होंने आसानी से कर ली। वही चीज दिल्ली में भी कहीं ना कहीं लागू होती है। तो कांग्रेस की यही सोच है कि हम कहीं ना कहीं आराम से बैकफुट में खेलें और दिल्ली में एक तरह से बड़े भाई के रूप में अरविंद केजरीवाल को आगे बढ़ा दें, ताकि हम आने वाले 2029 के लोकसभा चुनाव में फोकस कर सके। तो शायद कांग्रेस की कहीं ना कहीं सोच ये रही है। अभिषेक रावत जी, आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? देखिए, इस बार जो ये सोच है, सिर्फ ये सोच अब पूरी तरीके से लागू नहीं हो रही है कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि जो दिल्ली की कांग्रेस यूनिट है वो रिवाइव करने के लिए काफी बेसब्र है। बेसब्री का रीजन भी ये है क्योंकि सत्ता से एक तो काफी दूर है, साथ ही साथ अब वो अपनी जमीन भी खोती हुई देख रहे हैं। क्योंकि पहले इनको ये था कि शायद चलिए बीजेपी को मौका नहीं मिलेगा तो हमारा वोटर हम उसको दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी ने जो कांग्रेस का एक मुख्य वोटर था, जैसे झुग्गी झोपड़ी वाला तबका हम कह लें, या जो अनऑथराइज कॉलोनीज के जो वोटर्स थे, उनको आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं अपने कैडर के तौर पर बदलने का जो है एक प्रयास किया और काफी हद तक उसमें सफलता भी मिली है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने अपना एक कैडर भी मजबूत किया है दिल्ली में, क्योंकि ये बात तो सच है कि कांग्रेस का ही जो वोट था वो सारा शिफ्ट हुआ आम आदमी पार्टी पे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उसको सिर्फ एक वोटर तक सीमित नहीं करा, उसको कैडर में बदलने का भी प्रयास किया है। चाहे वो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से ही सीखा हो कि अपने बूथ को कैसे मजबूत करना है,
उससे शिक्षा लेते हुए अपना जो है कैडर मजबूत किया। लेकिन हाँ, अब आम आदमी पार्टी ने भी अपना कैडर बना लिया है और कांग्रेस इस बात को समझ चुकी है कि जितना वो ढील छोड़ेगी वो एक तरीके से फिर वापसी करने में बहुत ज्यादा उसके लिए नामुमकिन सा हो जाएगा। इसलिए इस चुनाव को लेकर काफी सीरियस है दिल्ली की यूनिट। खुद अजय माकन जो इस समय दिल्ली यूनिट की अगर हम बात करें तो सबसे वरिष्ठ नेता होंगे वो दिल्ली कांग्रेस के, और वो काफी प्रखर हमारे को दिख रहे हैं इस चुनाव में। वो बात और है कि एक उन्होंने कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो ये सबूत पेश करेंगे कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है एंटी नेशनल है। एंड मोमेंट पे आकर वो उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस थी वो रद्द कर दी। उसके पीछे का कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे उनकी जो पार्टी का अंदरूनी मैटर रहा हो सकता है कि इंडिया गठबंधन को उन लोगों ने ध्यान में रखा हो। लेकिन अब जो दिल्ली यूनिट के नेता हैं वो नहीं चाह रहे हैं कि कांग्रेस की जो जमीन आम आदमी पार्टी के पास चली गई है वो उसको छोड़ दें, वो उसको वापस अपने कब्जे में लेना चाह रहे हैं और उसके लिए उन्हें मेहनत बहुत करनी होगी। और इसके लिए राहुल गांधी या हम कहें कि गांधी परिवार को भी मैदान में उतरना होगा, क्योंकि अगर हम सिर्फ यहाँ पर अगर सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो मुस्लिम वोट बैंक को लोकसभा चुनाव के बाद एक विश्वास ये हुआ था कि कांग्रेस रिवाइव करने की स्थिति में आ गई है, क्योंकि मोदी को टक्कर देने वाला एक नेता की छवि में उभरे हैं राहुल गांधी। संविधान की बात करते हुए या जो भी हम कहेंगे, जिस तरीके से 99 सीट लेके आई है, तो कांग्रेस चाहती तो अगर वो ही रिदम बना के चलती तो दिल्ली चुनाव में भी उसका असर देखने को मिल सकता था। लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, ऐसा मुझे लगता है कि वो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। उसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि उन्हें पता हो कि एकदम से हम चुनाव विधानसभा में नहीं जीत सकते हैं, या आम आदमी पार्टी का जो कैडर बन चुका है उसको वापस कांग्रेस में लाना काफी टफ होगा। तो हो सकता है तो वो कहीं ना नहीं कहीं चाह रहे ये हो। तैयारियों के बीच में कुछ कमी के कारण इन सब चीजों की प्लानिंग भी हो सकती है, प्लानिंग शायद उनकी कमजोर रही होगी इन सब चीजों के बीच में। नहीं, प्लानिंग की तो कमजोरी हम नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं है। कुछ 4-5 महीने की ही बात रही थी, वो तैयारी तो आप कंटिन्यू भी कर सकते थे जिस तरीके से आप लड़े थे। एक उसमें ये भी इन्होंने देखा कि जो दोनों ही जैसे इन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा था आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने, लेकिन कहीं कहीं हमारे को ये भी शिकायत मिली कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने तो आम आदमी पार्टी का सहयोग किया, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से वो सहयोग कांग्रेसी उम्मीदवारों को नहीं मिला। तो एक बात ये भी रही। दूसरी बात ये थी कि अब आप अगर लिस्ट भी देखेंगे कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उसमें आप देखेंगे कि कई जगहों पर उतना मजबूत उम्मीदवार उतरा नहीं है मैदान में। या जो हम बड़े नेताओं की बात करें, जैसे अलका लांबा को हम मान लेते हैं कि वो चलिए बड़ी नेता है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस अगर हम चुनावी एक्सपीरियंस देखेंगे तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है। वो एक प्रवक्ता अच्छी हो सकती है, लेकिन अभी वो तजुर्बेकार उस हिसाब से नेता नहीं है जो जमीनी नेता के हम श्रेणी में उनको गिनेंगे। तो उन्हीं को कालका जी सीट पर उतारने के लिए जो शीर्ष नेतृत्व था उसने ये मन बनाया था, लेकिन उनको इस चीज के लिए राजी करने में बहुत समय लगा। और यही वजह भी रही कि वो सीट का ऐलान काफी देर बाद जो है कांग्रेस की तरफ से किया गया, क्योंकि खुद अलका लांबा ऐसा सूत्र बताते हैं कि वो इंटरेस्टेड नहीं थी आतिशी के सामने मैदान में उतरने के लिए। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से या और जो शीर्ष नेतृत्व है उनका एक प्रेशर रहा कि नहीं अलका तुम्हारे को लड़ना ही होगा, तो उसके बाद वो चुनाव मैदान में उतरी है। ऐसे ही कई और भी सीट है जहां पर जो उम्मीदवार आप देखोगे तो बहुत ज्यादा मजबूत आपको कैंडिडेट लगेगा नहीं, और जहां पर इनको मौका है, जैसे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात मैं करूंगा जहां पे दंगा प्रभावित क्षेत्र है, जो मुस्लिम बहुल 5-6 सीटें हैं, वहां का मुस्लिम ये चाहता है, लेकिन उसको एक एश्योरेंस चाहिए, और वो एश्योरेंस के नाम पे राहुल गांधी को चाहते हैं कि वो हमारे क्षेत्र में आए, हमें संबोधित करें, हम पे हमारे साथ एक गारंटी दे के जाए। तो ऐसी परिस्थिति में अगर राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं जनता के चाहने के बाद भी, तो ये अपने में एक बड़ा सवाल पैदा करता है कि भाई आप क्यों जो है डिसइंटरेस्ट शो कर रहे हो। जी, ललित जी से मेरा एक सवाल है कि चुनावी बेला में सियासी दलों को गंदा पानी, टूटी सड़कें या फिर खराब हवा क्यों याद दिलानी पड़ती है आखिर समय पे? देखिए, ये तो कितनी विडंबना की बात है कि मतलब कोई भी सरकार केवल गंदा पानी और उसके बाद जो खराब हवा, और ये अगर मुद्दा बनना शुरू हो जाए तो बहुत सीरियस बात है, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक एमिनिटीज है, बेसिक चीजें हैं जो सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है, उसकी ड्यूटी भी बनती है कि वो अपने नागरिक को उपलब्ध कराए।
लेकिन दुर्भाग्यवश आप देखें कि केजरीवाल का जो शासन, मतलब आम आदमी पार्टी का जो शासन है, वो 10 साल तक रहा, और 10 साल में अगर फ्लाईओवर की बात करें तो गिने चुने हैं। सबसे बड़ी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा कहाँ से आता जो है। पिछले 10 साल में सब्सिडी पे 600% इजाफा हुआ है। यानी कि जो 600% इजाफा का मतलब है कि पहले 2015 में 1,000 करोड़ रुपए सब्सिडी पे दिया जाता था, जो 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। तो यानी कि जो 9,000 करोड़ रुपए की जो सब्सिडी एक्स्ट्रा दी जा रही है, उसका काम विकास कार्यों में हो सकता था। उसमें आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाते, उसमें आप नए वाटर पाइप लाइन बिछाते, उसमें स्मार्ट टावर बनाते, तमाम सारी चीजें कर सकते थे। लेकिन सवाल है कि उसकी कीमत पे जब ये सारी चीजें होंगी तो नतीजा यही होगा कि जनता खराब पानी के लिए शिकायत करेगी, खराब हवा के लिए शिकायत करेगी और टूटी सड़क के लिए शिकायत करेगी। और कोमल, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि छतरपुर में ही जो है एक आदमी कहता है कि यहाँ पे तो स्थिति इतनी, मतलब जाम की इतनी प्रॉब्लम है, इतने सक्रिय है कि अर्थी कि शमशान घाट पर ले जाने के लिए 2 घंटे इंतजार करना पड़ जाता है। तो आप ये सोचिए कि दिल्ली जैसे शहर में, जिसकी पूरी एरिया 1483 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब यूपी के छोटे जिले से भी छोटा है, और उसको आप मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा सवाल तो आम आदमी पार्टी के शासन पे, क्योंकि बेसिक चीज तो सबसे पहले यही है कि सांस लोगे तो आप अच्छी, मतलब एयर क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। पानी, अगर आपको जीवन अपना जीना है तो आपको साफ पानी भी चाहिए होगा। क्योंकि मैं सुनती हूँ कि हर एक इलाके में, हर एक शहर में सबसे ज्यादा जो कंप्लेंट्स है वो सिर्फ गंदे पानी को लेकर ही है। हाँ, एकदम सही बात है। और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ सी बात है कि हाल ही में, मतलब इलेक्शन के अनाउंसमेंट के पहले राजेंद्र नगर में जब जा करके केजरीवाल जाते हैं और उसके बाद जो है ग्लास में वाटर लेते हैं, कहते हैं कि देखो ये क्लीन वाटर है और 24 आवर देंगे और साफ देंगे जो है। तो ये तो माहौल वाली बात हो गई जो है कि आप वहां पे ये बात कर रहे हो, और उसके बाद 99% पब्लिक जो है वो साफ पानी के लिए तरस रही है। तो वही अभिषेक, अगर मैं ईस्ट दिल्ली की बात करूं तो ईस्ट दिल्ली में सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स गंदे पानी को लेकर ही है। सिर्फ ईस्ट दिल्ली की बात नहीं कोमल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल मैं रोहिणी के क्षेत्र में गया था। रोहिणी और रिठाला 2 विधानसभा इलाकों में मैंने जनता से बात की थी, तो वहां पे भी यही प्रॉब्लम सबसे बड़ी थी कि पानी साफ नहीं आ रहा है। उनका ये कहना है कि पानी बिना फिल्टर के हम पी नहीं सकते हैं। अब आप ये सोचिए कि हाँ, वही पूरी दिल्ली की एक कॉमन प्रॉब्लम है और ये बड़ा मुद्दा भी है। वो बात और है कि फ्रीबीज को लेकर कौन मतलब सबकी अपनी अपनी चॉइस होगी, कोई फ्रीबीज पे जाना चाहेगा तो कोई। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अभी हाल ही में एक दावा किया था कि बारिश का पानी को स्टोर करके हम क्लियर वाटर जो है वो सबको सप्लाई करेंगे। ये बात देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल जी की हम बात करें तो उन्होंने दावे भी बहुत करे। अभी पीछे आपने 2-3 बार उनका पब्लिक एड्रेस में भी सुना होगा कि वो उन्होंने इस चीज को भी एक्सेप्ट करा है कि जी हमने वादे तो बहुत करे थे लेकिन हम पानी नहीं दे पाए हैं, यमुना साफ नहीं कर पाए। ये खुद चीज उन्होंने एक्सेप्ट करी है पब्लिक के सामने, और इस एक्सेप्टेंस को भी जो है बीजेपी और कांग्रेस मुद्दा बना रहे हैं, पब्लिक के सामने इनको उठा रहे हैं। उनकी जो क्लिप है वो दिखा भी रहे हैं कि देखिए खुद अपने मुंह से मान रहे हैं कि हम वो अपने वादे निभा नहीं पाए हैं पिछले 11 सालों में। और केजरीवाल इसके लिए कहते हैं कि हमें 5 साल और दीजिए, और बाकी बीजेपी और कांग्रेस ये कह रही है आप 5 साल क्यों दोगे, आप फिर से मतलब वादा ना निभाए इसलिए 5 साल देना चाहोगे। तो खुद केजरीवाल जी को भी ये पता है कि जो वादे वो उन्होंने करे हैं, जो एक बेसिक एमिनिटीज होती हैं जीवन जीने के लिए, वो उस चीज को भी नहीं निभा पाए हैं। तो अब जनता विश्वास कैसे करेगी, ये भी अपने में बहुत बड़ा एक सवाल है। तो शेखर, आपका क्या राय है इस विषय पर? जैसे कि अभी आपने सवाल पूछा था ललित जी से कि अभी भी विकास कार्य को लेकर अभी भी वही बातें होती हैं हमेशा चुनाव आने से पहले, और क्योंकि ये तो हर एक इलेक्शन में सेम मुद्दा ही होता है। पिछले 5 साल पहले भी सेम ही मुद्दे थे, सेम ही कंप्लेंट्स थी, पानी, हवा और सड़कों को लेकर। तो आज भी फिर से सेम ही कंप्लेंट्स हैं। ये बड़ी दुखद बात है कि आजादी के 75 साल बाद भी हम इन बेसिक एमिनिटीज को लेकर चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। तो ये चीज एक मतलब बड़ी बुरी चीज है। मतलब इसके हम वो नहीं कर ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज हमने मतलब हमारे मुद्दे बहुत से बन सकते थे, लेकिन आज भी हम सड़क, गंदा पानी, बिजली, इसको लेकर ही बात कर रहे हैं। तो ये इससे बड़ा दुखद कुछ नहीं हो सकता है। आम आदमी पार्टी इसी वादों के साथ दिल्ली की सत्ता पे आई थी कि हम भ्रष्टाचार को पूरी तरह से मिटा देंगे और आपको मतलब पानी, बिजली ये वो मुफ्त देंगे।
अब जैसे ललित जी ने कहा कि छतरपुर इलाके में गए और पानी की बात, फ्री पानी, अब पानी आ कहाँ रहा है जो बिजली का जो फ्री पानी मिलेगा। तो आज विकास कार्य की सड़कों की बात करते हैं तो दिल्ली में मतलब ये देखना जरूरी है कि सिर्फ दिल्ली सरकार ही डेवलप नहीं करती है। नई दिल्ली का बड़ा एरिया और लुटियन जोन है जहाँ सीपीडब्ल्यूडी और एनडीएमसी वहां सड़क बनाती है, डेवलप करती है और वो करती है। करेक्ट। तो जिले से भी छोटा जो दिल्ली है, यूपी के एक छोटे से जिले से भी छोटा दिल्ली, और उसके अंतर्गत भी केंद्र सरकार कई योजना लाके मतलब की जो एजेंसीज है एनडीएमसी सीपीडब्ल्यूडी वो डेवलप कर रही। तो फिर आप जो एरिया बच गया, या तो फिर आप वादे मत करो ऐसे अनाधिकृत कॉलोनियों में, जब आप जानते हैं कि वहां पर हम विकास कार्य ज्यादा नहीं कर सकते हैं, बड़ी मुश्किल से तो सरकार जैसे इलाकों में आपने सीवेज डलवाई है इतने सालों बाद, और लेकिन सड़कें वहां आज भी टूटी पड़ी हैं, आप वहां विकास कार्य कर सकते हैं। और बाद में हवाला देते हैं कि मोदी जी हमें ये नहीं करने दे रहे, एलजी हमें ये करने से रोक। फिर तो अब जैसे महिला सम्मान योजना की बात करें, 1,000 रुपया देने का वादा बजट में किया गया था है ना, वो नहीं मिल पाया, अभी तक नहीं है। केजरीवाल जेल में थे, वो आ नहीं पाए, तो उस चक्कर से इनकी योजना हो रही। बाद में फिर वही एलजी दिल्ली सरकार की लड़ाई, जी हमें काम नहीं करने दे रहे, हमें नहीं करने दे रहे। ये कांग्रेस ने उनको सपोर्ट किया हो ना किया हो, लेकिन आम आदमी पार्टी की डगर अभी भी बेहद मुश्किल है दिल्ली की सत्ता में काबिज होने की, क्योंकि बीजेपी बहुत कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। है कि कहीं मतलब जैसे दिल्ली लोकसभा चुनाव में जो हसरा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का हुआ था कि गठबंधन में चुनाव लड़ने के बावजूद भी वो एक सीट भी हासिल नहीं कर पाई, कहीं विधानसभा में भी ऐसा देखने को ना मिले। ललित जी, आपकी क्या राय है इस पे? हाँ, निश्चित तौर पे शेखर का कहना ऐसे ही कि इस बार की जो लड़ाई है वो एक तरफा तो नहीं है। निश्चित तौर पे जो 67 और 62 सीट चुनाव जीत करके आए थे केजरीवाल जी, वो 2025 में जनता का जो मिजाज है वो बार बार, अब अगर जनता ये कह रही है कि भाई ठीक है, हमको रेवड़ी नहीं चाहिए, जो है हमको भिखमंगा मत बनाओ, मतलब हमें साधन दो, हमें कुछ वैसी व्यवस्था दो ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हो सके। तो अगर ये भावना डेवलप हुई है और ये चीजें आ रही हैं, तो मिजाज जो है आप जनता का समझ सकते हैं कि किधर है। जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, वो तो 8 फरवरी को पता चलेगा। लेकिन अब एक तरफा मामला नहीं है। और दूसरी बात की, जो केजरीवाल जी बार बार हर बीते दिन कुछ न कुछ बातें कह देते हैं, तो वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो एक तरीके से हताशा ही है। क्योंकि अगर आपको अपने काम पर पूरा यकीन है तो इस तरह की बातों को करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन कहीं ना कहीं आप मैसेज दे रहे हो कि भाई कुछ चीजें रह गई, कुछ भूल चूक हो गई, लेकिन एक मौका दे दो ताकि हम उसको सुधार सकें। तो क्योंकि अभी भी चुनाव के कुछ दिन बच गए हैं और अभी भी आम आदमी पार्टी शायद इतनी भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो सत्ता में वापसी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, कि उनको बार बार मैनिफेस्टो देना पड़ रहा है। अभी हाल ही में जैसे कि किराएदारों के लिए भी उन्होंने घोषणा कर दी कि उनको भी बिजली और क्या कहते हैं पानी का बिल नहीं देना पड़ेगा। तो शायद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को यहाँ लग रहा है कि नहीं, इस बार बहुत मुश्किल डगर उनके लिए दिल्ली में है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये चर्चा सबसे ज्यादा पसंद आई होगी और आगे किसी और विषय पर हम चर्चा करेंगे। देखते रहिए द फेडरल देश।